नमस्कार साथियों। तैयारी आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लैंड रिफॉर्म इन उत्तर प्रदेश उस पर बात करेंगे और हमारा फोकस स्पेशली लैंड रिफॉर्म जो इंडिपेंडेंस के बाद हुए हैं, तो हम देखेंगे कैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में लैंड रिफॉर्म हुए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के में लैंड रिफॉर्म होने से पहले हम देखते हैं कि बेसिकली पूरे कंट्री में कितने टाइप के लैंड रिफॉर्म हुए, क्या क्या लैंड रिफॉर्म हुए। ठीक है ना, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। इंडिया में लैंड रिफॉर्म हुए, कौन कौन से लैंड रिफॉर्म हुए? एबोलिशन ऑफ जमींदारी एंड इंटरमीडिएट। ठीक है ना, इंटरमीडिएट एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी हो गया। उसके बाद टेनेंसी रिफॉर्म हुए। उसके बाद लैंड सीलिंग का रिफॉर्म हुआ। इसमें 40 एकड़ से घटा के लैंड लैंड 12.5 एकड़ तक कर दी गई। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक सिंगल पर्सन 40 एकड़ पहले ऑथराइज था, उसे घटा के 12.5 एकड़ कर दी गई 1961 में। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड और डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड। उसके बाद लैंड कंसोलिडेशन जो कि अभी भी चल रही है, काफी पहले से स्टार्ट हुई थी, अभी भी कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है ना, ये दो रिफॉर्म अभी भी कॉन्टिन्यूअस है, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड लैंड कंसोलिडेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। लैंड लैंड स्टेट सब्जेक्ट है अंडर स्टेट लिस्ट आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड शेड्यूल 7 ठीक है, शेड्यूल 7 में आप देखेंगे लैंड स्टेट का सब्जेक्ट है लैंड रिफॉर्म। ठीक है ना, लैंड रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय एडिंग नाइन शेड्यूल नाइन शेड्यूल थ्रू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है ना, और ये हुआ क्यों? क्योंकि उससे पहले एक जेसी कुमारप्पम कमेटी फॉर्म हुई, उसने लैंड रिफॉर्म के लिए रिकमेंडेशन दिया कि कंट्री में लैंड रिफॉर्म होनी चाहिए। लैंड रिफॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या था? लैंड रिफॉर्म का ऑब्जेक्टिव इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होनी चाहिए थी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जिससे कि क्या हो सकता है? रिड्यूसिंग पॉवर्टी रिड्यूसिंग, इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जा सकती थी। इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ लैंडलेस एंड पुअर्स, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन लैंडलेस एंड पुअर्स की इंप्रूव की जाएगी, जिससे कि एंड SC ST वनरेबल एंड SC ST वनरेबल विद इंटरवेंशन ऑफ स्टेट। उसके आगे, टू अचीव इगैलिटेरियन सोशल स्ट्रक्चर और इगैलिटेरियन सोशल सोसाइटी। ठीक है ना, सोशल जस्टिस देने के लिए, जैसे हमारे जो प्रियम्बल है उसमें सोशल जस्टिस एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सोशल जस्टिस के ऊपर फोकस किया गया है। तो लैंड रिफॉर्म करके, लैंड रिफॉर्म वाज वन ऑफ द वे टू प्रोवाइड सोशल जस्टिस। ठीक है ना, क्या वुमेन एम्पावरमेंट, इन सब चीजों को ये किया गया। लैंड रिफॉर्म में किया गया, पहले क्या था? जमींदारी सिस्टम था, एक आदमी के पास बहुत सारी जमीन हुआ करती थी और वो उसके पास सारे राइट टैक्स कलेक्शन के, लैंड रेंट कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन के सारे राइट उस पे होते थे। और जो प्रोड्यूस होता था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट, दैट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला जाता था दिस जमींदार। और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था, एक्चुअल जो कल्टीवेटर थे, उनके पास कुछ नहीं थे। रीजन, क्योंकि उसके पास जो ऑनरशिप राइट थे वो नहीं थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या डिसाइड किया कि अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया करके हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, एक लिमिट से ज्यादा जमीन है, उनकी जमीन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर कर लेगी और उसे फिर रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगी, लोगों में रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगी, जिससे कि हर किसी के पास लैंड आ जाएगी। एंड उस लैंड को हम उस लैंड पे लोग अब खेती करके अपनी इकोनॉमिक कंडीशन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एंड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का गोल, इगैलिटेरियन सोशल सोसाइटी, सोशल जस्टिस, ये सब चीजें प्रोवाइड करा देंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म देख लेते हैं, ये एक बार एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म क्या है? प्रमोट इक्विटी एंड सोशल जस्टिस प्रोवाइड कराना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू लैंडलेस, इंसेंटिवाइज इन्वेस्टमेंट बाई फार्मर्स, फार्मर्स को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। पहले क्या था, जो फार्मर थे वो, जो जमींदार थे वो भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, और क्योंकि लोगों के जो एक्चुअल कल्टीवेटर थे उनके पास इतना पैसा ही नहीं बच रहा था कि वो अपनी
लैंड में इन्वेस्ट कर सके, और उनके पास कोई इंसेंटिव भी नहीं था क्योंकि उनकी कोई ओनरशिप नहीं थी लैंड पे। तो वो सोचते थे कि हम अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमारे पास कोई ओनरशिप नहीं है और ये लैंड हमसे कल छीन ली जाएगी। तो उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं था। लेकिन जब ओनरशिप आ गई है तो अब फार्मर के पास इंसेंटिव हो गया, वो अपनी खुद की लैंड पे इन्वेस्टमेंट करके उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए या उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है। प्रमोट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होगा अगर ये लैंड रिफॉर्म होंगे। प्रमोट सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, टेनर की सिक्योरिटी होगी। जो टेनेंट है उनके टेनेंट है उनके टेनर की सिक्योरिटी होगी, मतलब अगर 2 साल तक उसे लैंड रेंट पे दी गई है तो 2 साल से पहले उससे छीनी नहीं जा सकेगी। उसके बाद encourage more demand through redistribution of income, and last है reduce land conflict and ensure social stability, and और उसके बाद एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर्स, फार्मर का एक्सप्लॉइटेशन खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। लैंड रिफॉर्म इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। हमने ऊपर हमने ऊपर क्या बात की, जो पूरे कंट्री में लैंड रिफॉर्म इन यूपी, लैंड रिफॉर्म इन इंडिया हो रहे थे। अभी हम देख रहे हैं लैंड रिफॉर्म इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, सेम ऑब्जेक्टिव है। मोर इक्विटेबल रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बिटवीन लैंडलेस लेबरर एंड पीजेंट, जो हमारे पीजेंट है, थ्रू लेजिस्लेशन लेजिस्लेटिव मेजर के थ्रू लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन करना है। किनमें करना है, लैंडलेस लेबरर हो गए, पेजेंट्स हो गए और टेनेंट्स हो गए, उन सभी में करना है। ठीक है। और वो लेजिस्लेटिव मेजर क्या थे, दैट इज एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर। ठीक है ना। ये इसमें उत्तर प्रदेश में तीन तीन एक्ट पास किए गए। इसमें हम देखते हैं, पहला एक्ट था पहला एक्ट था उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड सेटलमेंट एक्ट 1950। इसमें 12 चैप्टर, 7 शेड्यूल एंड 44 सेक्शन है। ठीक है ना। आप ऐसे याद कर सकते हैं, 12 7 44, 12 7 44, दो चार बार याद करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड सेटलमेंट एक्ट 1950, 12 7 44। ठीक है ना। 12 7 44, 12 चैप्टर, 7 शेड्यूल एंड 44 सेक्शंस है। इसे हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, ZALS एक्ट 1950, क्योंकि आंसर्स में आपको बीच में एक दो बार मेंशन करना होगा, तो आप ऐसे ही मेंशन कीजिएगा। पहली बार ऐसे लिख दीजिए, उसके बाद आंसर में ऐसे ही मेंशन कीजिए। इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन देख लेते हैं। अभी बस आप सेक्शन देख लीजिए। सेक्शन 171 टू 175 सक्सेशन की बात करता है कि लैंड का जो सक्सेशन राइट होंगे वो कैसे होगा। सेक्शन 165 टू 167 सबलेटिंग अलाउड नहीं है। उसके बाद सेक्शन 27 रेड विद, सेक्शन 54 जो कि बात करता है 8x कंपनसेशन दिया जाएगा, सेक्शन 28 एंड सेक्शन 32। अब हम इस 171 टू 175 एंड सेक्शन 165 टू 167 कैसे याद करेंगे वो देखिए। हम आजकल हमारे यहाँ क्या है कि 60 ईयर में लोग रिटायर हो जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन बाहर जो देश होते हैं उनमें 65 ईयर में नॉर्मली रिटायर होते हैं। तो जो रिटायर हो गए हैं 65 ईयर में जो रिटायर हुए हैं, उनका घर, वो पहले सरकारी घर में रह रहे थे, लेकिन अब उन्हें अपने घर में जाना होगा, इसलिए वो सबलेटिंग नहीं कर रहे होंगे, अपने घर की सबलेटिंग नहीं कर रहे होंगे, मतलब ऐसे याद कर लीजिए। उसके बाद अगर 4 5 साल रह लिए हैं घर में, अब कंसीडर कीजिए कि 70 71 में डेथ हो रही है उनकी, तो अब सक्सेशन की बात आ जाएगी। 70 75 साल में लोग मर जाते हैं, तो अब सक्सेशन की, उनके लैंड राइट को कौन सक्सेशन करेगा। बुरा मत मानिएगा, लोग 90 95 ईयर भी रहते हैं, 100 ईयर भी रहते हैं, लेकिन बस याद करने का एक तरीका है। उसके बाद हम देखते हैं, एक हमारा एक्ट है यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953। इसमें चकबंदी के लिए किया गया है। इसमें 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट है हमारे, सेक्शन 4 1 एंड सेक्शन 5। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और एक्ट है, उत्तर प्रदेश मैक्सिमम होल्डिंग सीलिंग इम्पोजिशन एक्ट 1960 एंड रूल ऑफ 1961। ये 3 इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के थ्रू लैंड रिफॉर्म उत्तर प्रदेश में किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में।
सैलिएंट फीचर्स ऑफ उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड सेटलमेंट एट 1950। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। एक्ट वाज पास्ड बाय उत्तर प्रदेश स्टेट लेजिस्लेचर एंड पब्लिश्ड ऑन 24 जनवरी 1951 इन द गैजेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, गैजेट ऑफ उत्तर प्रदेश में कब पब्लिश हुआ? 24 जनवरी 1951। 24 जैन 1950 को क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश का नाम रखा गया था एंड 1951 में ये एक्ट पास हुआ है। तो ऐसे याद कर लीजिए। अब देखते हैं इस एक्ट के सैलिएंट फीचर क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर क्या है। बहुत शॉर्ट में मैंने बनाया है ये, देख लीजिए एक बार। लैंड होल्डिंग को पहले जो 14 टाइप की लैंड होल्डिंग थी उसे 4 टाइप में क्रिएट कर दिया, 4 टाइप में कन्वर्ट कर दिया, फिर लास्ट में 4 टू 3 में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद पेमेंट ऑफ ग्रांट एंड रिहेबिलिटेशन टू जमींदार एंड इंटरमीडियरीज। विलेज कमेटी एंड एलएमसी के बारे में ये एक्ट बात करता है। सक्सेशन लॉज के बारे में बात करता है अंडर सेक्शन 171 टू 175, पहले ही बता चुके हैं। प्रोविजन ऑफ सबलेटिंग अंडर सेक्शन 165 टू 167, ये भी पहले डिस्कस कर सकते हैं। प्रोविजन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ लैंड लेस देन 12.5 एकड़। ठीक है, उसके बाद सेटलमेंट ऑन बीटीडब्ल्यू। बी टी मतलब ट्यूबवेल, बी मतलब बिल्डिंग, डब्ल्यू मतलब वेल। ठीक है ना, ये सेक्शन 9 के अंतर्गत आता है। 3 into 3 करके याद कर सकते हैं। बी टी डब्ल्यू ऐसे याद कर लिए, बी टू टी वाला बी टी डब्ल्यू सेक्शन 9 में आता है। ठीक है ना, अंडर एग्जिस्टिंग ऑनर्स। ठीक है, वो किसके पास रहेंगे? अगर किसी लैंड में ये 3 चीजें बी टी डब्ल्यू हैं तो एग्जिस्टिंग ऑनर के पास ही होगा, जो अभी ऑनर है उसी के पास रहेगा। उसके बाद प्रोहिबिशन टू क्रिएट इकोनॉमिक अनइकोनॉमिक होल्डिंग। अनइकोनॉमिक होल्डिंग मतलब लैंड को फर्दर बहुत ज्यादा बार में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बार में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये इसका एक 1.26 एकड़ शायद है, शायद अब देख लीजिएगा बुक में एक बारी। आगे बढ़ते हैं। एक्ट अमेंडेड, एक्ट को अमेंड किया गया कब? 26 अगस्त 2015 में अमेंड किया गया एंड 2 फीचर्स थे उसको रिलैक्स कर दिया गया। वो फीचर्स क्या थे? एससी कास्ट टू एसटी कास्ट, सेम कास्ट ओनली में एसटी कास्ट टू एसटी कास्ट ही लैंड बेची जा सकती है, जनरल कास्ट या अदर कास्ट को नहीं बेची जा सकती है। पहले क्या था कि सेम कास्ट में ही बेचा जाना था, सेम कास्ट में ही बेचा जाना था। एक्स कास्ट को बेच सकती है, चाहे वो एससी हो या नहीं हो। ठीक है, अभी क्या है? एससी कास्ट ही एससी का कास्ट को बेच सकती है, एससी टू एससी बेच सकते हैं। ठीक है, लैंड लेस देन 1.2 हेक्टेयर कैन नॉट सेल विद परमिशन ऑफ डीएम। ठीक है ना, इसमें परमिशन की डीएम चाहिए होती है, इसमें परमिशन ऑफ डीएम के बाद भी अगर लैंड 1.26 एकड़ से कम है तो उसे नहीं बेचा जा सकता। इन 2 फीचर्स को अब रिलैक्स कर दिया गया है, इन इस फीचर को रिलैक्स करके इस फीचर में कन्वर्ट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लैंड होल्डिंग। पहले कितनी टाइप्स ऑफ लैंड होल्डिंग थी? पहले 14 टाइप्स ऑफ लैंड होल्डिंग थी। इस एक्ट के आने के बाद हमने 4 टाइप ऑफ लैंड होल्डिंग क्रिएट कर दी। आफ्टर 5 ईयर 3 टाइप ऑफ लैंड होल्डिंग हो गई। ठीक है, देखते हैं वो कौन सी लैंड होल्डिंग है। ऑनरशिप राइट ऑफ लैंड होल्डिंग। ठीक है ना, भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट, इसे हमने बी से डिनोट किया गया है। उसके बाद भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, इसे सिरदार भी बोलते हैं, इसे एस से डिनोट किया गया है। उसके बाद असानी असामी, इसे ए से डिनोट किया गया है। उसके बाद आदिवासी, आदिवासी को स्मॉल ए से डिनोट किया गया है। ठीक है, आदिवासी एंडेड आफ्टर 5 ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। पाँच 5 ईयर के स्टार्ट होने के बाद, 5 ईयर के बाद ये आदिवासी टाइप ऑफ लैंड होल्डिंग खत्म कर दी गई। तो अब टोटल 14 टू 4 टू 3 में पहुंच गए हैं। तो हमने बोला टाइप्स ऑफ लैंड होल्डिंग क्या हुआ? सिंप्लीफिकेशन ऑफ लैंड होल्डिंग कर दी गई। पहले बहुत टाइप की लैंड होल्डिंग थी तो बहुत सारा कंफ्यूजन था, अब इस एक्ट में सिंप्लीफिकेशन कर दिया गया है। अब हम इसे याद कैसे करेंगे वो देख लीजिए। मैंने ए स्मॉल ए मतलब आदिवासी, आदिवासी, बीएसए, बीएसए आपने देखा होगा, बेसिक शिक्षा अधिकारी। ठीक है ना, ऐसे याद कर ली आ बीएसए। ठीक है ना, बी सेक्शन 130 के यूपी जेड ए एल ए लैंड एबोलिशन एंड लैंड सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत आता है। एस सिरदार वाला, ये भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट। एस सिरदार दैट इज भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, सेक्शन 131 एंड सेक्शन 131 ए ऑफ यूपी
ZALA एक्ट में आता है सेक्शन 132। ये तुम्हारा आसामी टाइप का हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूमिदार के बारे में अगर शॉर्ट नोट्स लिखने को आ जाए तो क्या लिखेंगे? भूमि, भूमिदार किससे बनता है? भूमि दैट इज लैंड, एंड दार मतलब होल्डर। ठीक है, तो लिटरल मीनिंग इसका क्या हो गया? इज लैंड होल्डर। लिटरल मीनिंग लैंड होल्डर। डिफाइंड अंडर सेक्शन 130। 130 सेक्शन में डिफाइंड है कौन, किसके सेक्शन में? ऑफ एक्ट यूपी जेड एल एस एक्ट 1950। इस एक्ट के इस सेक्शन में यूपी जेड ए एल एस एक्ट 1950 के सेक्शन 130 में डिफाइंड है। उसके बाद ये हाईएस्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप है। हाईएस्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप है, मतलब उससे बड़ी कोई भी प्रॉपर्टी ओनरशिप नहीं हो सकती। मोस्ट प्रोटेक्टेड फॉर्म ऑफ ओनरशिप है। परमानेंट राइट है, परमानेंट राइट है, एंड हेरिटेबल राइट है। हेरिटेबल राइट है मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को राइट चला जाएगा, ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। एक्ट वॉज अमेंडेड इन 1977 विच डिवाइडेड भूमिदार इन 4 कैटेगरी। उसे 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ये इतना डीप में आपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। आप सिर्फ इतना ही लिख देंगे 1977 में अमेंड किया गया एंड इसे 4 कैटेगरी में डिवाइड हो गए, तो भी काम चल जाएगा आपका। उसके बाद भूमिदार विद एनी अदर मीन्स, ये 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, भूमिदार कैन सेल देयर लैंड बाय ओन विल, अपनी विल के आधार पर किसी को भी लैंड बेच सकते हैं। उसके बाद दे वर ऑल्सो कॉल्ड दी, ये जो भूमिदार हैं इन्हें क्या कहा जाता है? भूमिदार भी ट्रांसफरेबल राइट। वो किसी को भी अपनी लैंड ट्रांसफर कर सकते हैं, बेच सकते हैं, हेरिटेज के थ्रू किसी को दे सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ ऑनरशिप कौन सी थी? सिरदार्स ने सिरदार AKA that is also known as भूमिदार with नॉन ट्रांसफरेबल राइट। ठीक है ना, ये कौन से सेक्शन में मेंशन है? मैंने पहले ही मेंशन कर दिया, सेक्शन 131 एंड सेक्शन 131A ऑफ यूपी ZALS एक्ट ऑफ 1950। ये इनकी 5 कैटेगरी है, सिंपल से आप लिख दी। 5 कैटेगरी में पहले थे। उसके बाद सेक्शन 195 ऑफ दिस एक्ट, सेक्शन 195 ऑफ दिस एक्ट अलाउज एनी पर्सन टू बी एडमिटेड बाय LMC ऑफ विलेज एट सिरदार। LMC क्या? लैंड मैनेजमेंट कमेटी है। लैंड मैनेजमेंट कमेटी ऑफ विलेज, जो हमने यूपी पंचायती राज एक्ट में भी पढ़ा था। लैंड मैनेजमेंट कमेटी एज सिरदार, जो लैंड मैनेजमेंट कमेटी है वो किसी भी आदमी को सिरदार के रूप में एक्सेप्ट एडमिट कर सकती है। उसके बाद असामीज के बारे में देखते हैं। लैंड बाय LMC, लैंड मैनेजमेंट कमेटी के पास जो लैंड होगी उसे वो लैंड लीज पे दे देगा किसी आदमी को, गांव के किसी आदमी को लीज पे दे देगा। ये 4 टाइप के हैं। ऑनरशिप राइट ऑफ द लैंड डिफाइंड अंडर सेक्शन 132 ऑफ UPZALS एक्ट 1950। ये ये ऑनरशिप राइट कैसी है? नॉन परमानेंट नेचर की है, मतलब इससे इसके पास हमेशा नहीं रहेगी, क्योंकि ये लीज पे है। लैंड लीज पे है तो हमेशा नहीं रहेगी, जब तक रेंट देगा तब तक इसके पास रहेगी। इसके बाद नॉन ट्रांसफरेबल है, ये ट्रांसफर नहीं की जा सकती है। ठीक है, कैन सरेंडर द राइट, कैन सरेंडर द राइट, अपने राइट को, जो ये असामीज हैं वो अपने राइट को सरेंडर कर सकते हैं। किसे? विलेज मैनेजमेंट कमेटी को, लैंड मैनेजमेंट कमेटी को। उसके बाद पेमेंट ऑफ लैंड, जो लैंड का रेंट होगा वो किसे दिया जाएगा? विलेज काउंसिल को, विलेज काउंसिल काउंसिल को दिया जाएगा। एंड इसमें सबलेटिंग अलाउड नहीं है। जो उसके पास लैंड होगी असामीज के बाद, वो सबलेट नहीं कर सकता, किसी और को लीज पे नहीं दे सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इजेक्शन, इजेक्शन फ्रॉम लैंड बाय LMC। अगर LMC चाहे, लैंड मैनेजमेंट कमेटी चाहे, तो असामी को इजेक्ट किया जा सकता है लैंड से। इफ इजेक्टेड, अगर इजेक्ट किया जाता है, देन इंटाइटल टू एनी स्टैंडिंग क्रॉप, इस लैंड पे कोई स्टैंडिंग क्रॉप होगी उस पे किसका इंटाइटलमेंट होगा? वो असामीज का ही होगा, अगर उसे लैंड मैनेजमेंट कमेटी इजेक्ट कर देती है। उसके बाद फोर्थ कैटेगरी है आदिवासी। ये कैसे? टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल राइट थे, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल थे, डिसकंटिन्यू कर दिए गए आफ्टर 5 ईयर। 5 ईयर के बाद में इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो 14 हम देख रहे हैं, 14 पहले 14 टाइप के होते थे, फिर 4 टाइप के हो गए, फिर 3 टाइप के हो गए आफ्टर 3 ईयर। 14 टाइप के कब थे? जब हम ये एक्ट नहीं आया था। हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि लैंड रिफॉर्म इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन प्री इंडिपेंडेंट एरा। ठीक है, जिसने नहीं देखा है वो वीडियो प्लीज जाके देख लीजिए एक बारी, और टेलीग्राम से PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। लैंड मैनेजमेंट कमेटी,
क्या होती है, देखते हैं इसके बारे में। उसका कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन क्या होता है? ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा के जो मेंबर होंगे, सारे मेंबर उसे वो लैंड मैनेजमेंट कमेटी में होंगे। ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत के जितने भी मेंबर होंगे वो मैनेजमेंट कमेटी में होंगे। उसके बाद प्रधान, प्रधान क्या होता है? चेयरमैन होता है लैंड मैनेजमेंट कमेटी का। लेखपाल ऑफ द विलेज, जो लेखपाल होगा उस एरिया का या उस विलेज का, वो सेक्रेटरी की तरह एज ए सेक्रेटरी काम करेगा। ये आपका कंपोजिशन हो गया लैंड मैनेजमेंट कमेटी का। इसे आप दूसरे तरीके से सर्कल में ऐसे ऐसे करके भी दिखा सकते हैं, या फिर किसी भी इनोवेटिव तरीके से दिखा सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश जमादारी एबोलिशन लैंड सेटलमेंट एक्ट 1950 प्रिस्क्राइब ड्यूटीज अंडर सेक्शन 117 लैंड मैनेजमेंट कमेटी। अगर आपके पास लैंड मैनेजमेंट कमेटी पे शॉर्ट नोट लिखने को आ गया तो आप कंपोजिशन लिखेंगे, उसकी ड्यूटीज को डिफाइन करेंगे अंडर सेक्शन 117। इसकी ड्यूटीज क्या होती हैं? टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड सुपरवाइज, ओवरसी ऑल द प्रॉपर्टी, जो लैंड प्रॉपर्टी होगी वेस्टेड इन ग्राम सभा। जो ग्राम सभा में जितनी भी लैंड वेस्टेड होगी, जो लैंड होगी वो ग्राम सभा को दी गई होती है। इसे हम गांव की लैंड भी बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा को दी गई होगी। तो लैंड मैनेजमेंट कमेटी विद द हेल्प ऑफ ग्राम सभा के हेल्प से उस लैंड को प्रोटेक्ट करेगी, प्रिजर्व करेगी, सुपरवाइज करेगी एंड ओवरसी करेगी। सेक्शन 132 अलाउज टू गिव लैंड ऑन लीज। जो अभी हमने असामी वाला पढ़ा था वो सेक्शन 132 के अंतर्गत किसी को भी लीज पे दी जा सकती है, टू एनी एलिजिबल पर्सन, ठीक है ना, विद द परमिशन ऑफ डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है। फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ एलएमसी देख लेते हैं। सेटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द लैंड, ठीक है। कंडक्ट एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ सूट्स एंड प्रोसीडिंग बाई और अगेंस्ट एन द गांव सभा। किसी बंदे ने अगर लैंड इंक्रोच कर लिए, गांव की लैंड, तो गांव की लैंड है, तो गांव गांव सभा की लैंड है, उसके अगेंस्ट सूट चलाया जाएगा और उसकी कंडक्ट करेंगे। उसके बाद डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट इंप्रूव करने के लिए काम किया जाएगा एलएमसी के द्वारा। प्रिजर्व, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्री। उसके बाद मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ आबादी साइट, आबादी साइट होगी, मतलब गांव में जो घर बने होंगे वो आबादी साइट पे बने होते हैं। उसके बाद विलेज, द मैनेजमेंट ऑफ हट्स, बाजार एंड मेलास। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज एंड टैंक्स, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एंड सच अदर मैटर एज मे बी प्रेस्क्राइब, जो अदर मैटर प्रेस्क्राइब किए जाएं। उसके बाद देख लेते पावर ऑफ लैंड मैनेजमेंट कमेटी क्या है। लैंड मैनेजमेंट कमेटी की पावर क्या होती है? टू एडमिट पर्सन इन लैंड विद अप्रूवल ऑफ डीसी। जो असामी राइट्स है वो देने की पावर होती है। इजेक्ट कर सकता है किसी पर्सन को उस लैंड से। जो गांव की लैंड होगी, ग्राम सभा की लैंड होगी, उससे इजेक्ट किया जा सकता है। कलेक्ट लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगी एलएमसी। टू टेक पोजीशन ओवर लैंड इफ नो हेयर ऑफ भूमिदार और नो विल। अगर कोई फैमिली में, अगर कोई आदमी अपनी विल के बिना पे, उसकी फैमिली भी खत्म, पूरी फैमिली खत्म हो गई है और वो लैंड किसी के ऑनरशिप में नहीं है, तो वो लैंड किसके पास? ग्राम सभा के पास चली जाएगी। उसका उसका पोजीशन कौन लेगा? एलएमसी लेगा। टू उसके बाद टू एलोकेट लैंड फॉर हाउसिंग विद अप्रूवल ऑफ डीसी, ठीक है ना। जो हाउसिंग के लिए लैंड दी जाती है विद अप्रूवल ऑफ डीसी, वो गांव सभा में से दी, जो गांव सभा की लैंड होगी उससे दी जाएगी। उसके लिए डीसी का अप्रूवल लगेगा, वो एलएमसी ही रिकमेंड करेगी। और किसे एलोकेट की जाएगी? एससी, एसटी एंड एग्रो लेबर्स, ठीक है। उसके बाद राइट्स ऑफ एलएमसी, गांव सभा प्रॉपर्टी एंड एसोसिएट वर्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश, उसके बाद हम सेकेंड एक्ट पे आते हैं। उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट, कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट करना एक जगह पे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे पड़ी है, उसे एक जगह पे उठा के एग्रीगेट कर दिया, उसे बोलते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मीन्स एक्यूमुलेशन और पुटिंग टुगेदर सेग्रीगेटेड पार्ट, ठीक है ना। और एंड मेक इट सिंगल यूनिफाइड पार्ट, ठीक है। ट्राई टू, इस लैंड रिफॉर्म में क्या होता है कि जितनी भी आपकी गांव में लैंड होगी, अगर 4 जगह पे है तो आपको ट्राई किया जाएगा एक जगह पे दे दी जाए, बेस्ड। एंड इसे क्या बोलते हैं? उसके बाद पॉपुलरली नोन है, इसे चकबंदी भी बोला जाता है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग है।
जैसे चकबंदी भी बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द लैंड, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस लैंड लिटिगेशन को रिमूव किया जा सके। एंड जो गांव के जो रोड बनाना हो गया या फिर पॉन्ड बनाना हो गया या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, स्कूल बनाना हो गया, अस्पताल बनाना हो गया, विलेज के फेयर एंड मार्केट बनाना होगा, उसके लिए भी इसके थ्रू लैंड को किया जाता है, लैंड को लोकेट किया जाता है। ये मैंने देखिए लैंड दे रखे ए डिफरेंट डिफरेंट है, इसे एक जगह कर दिया है, तो ये हमारा कंसोलिडेशन टाइप का हो गया है। ठीक है, देखते हैं उसके बाद सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट, दैट इज उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953। सेक्शन 4 में क्या होता है? नोटिफिकेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश नोटिफिकेशन निकालेगी कि फॉर विलेज, किस विलेज में कंसोलिडेशन होगा। ठीक है, कंसोलिडेशन ऑपरेशन स्टार्ट होगा। जिस दिन से नोटिफिकेशन निकलेगा उसी दिन से हम कंसोलिडेशन ऑपरेशन उस विलेज में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। ऑपरेशन ऑफ लैंड कंसोलिडेशन विल बी अंडरगोइंग। उसके बाद नोटिफिकेशन विल बी पब्लिसाइज इन वन लोकल न्यूज़पेपर, जो एक लोकल न्यूज़पेपर है वहां पे नोटिफिकेशन को पब्लिश किया जाएगा। उसके बाद लैंड कंसोलिडेशन कमेटी विल बी कंसल्टेड बाय एसीओ। एसीओ क्या होता है? असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर होगा, जो कंसोलिडेटेड डिपार्टमेंट में होगा। उसके साथ लैंड कंसोलिडेशन कमेटी होगी, वो कंसल्ट की जाएगी, एसीओ उससे कंसल्ट करेगा। एसीओ प्रिपेयर मैप, एसीओ जो होगा वो एक मैप बनाएगा, ऐसे बनाएगा, मेजर करेगा, फिजिकल मेजर करेगा, जाके मेजर करेगा, खसरा खतौनी एंड पॉइंट टू पॉइंट मैपिंग करके एक मैप बनाएगा। वो उस मैप को वो सबमिट कर देगा कंसोलिडेटेड डिपार्टमेंट के पास, जिसे फॉर्म 2 भी बोलते हैं। फॉर्म 2 की जो ये मैप बनाएगा उसके साथ अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को डालकर फॉर्म 11 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एंड इस ये जो फॉर्म 11 है, इसके अगेंस्ट में अपील विद इन 21 डेज टू एसीओ, एसीओ के पास अपील कर दी जाएगी। बाई चांस कुछ गड़बड़ हो गई हो, किसी की पर्सनल जमीन को ले लिया गया हो और दे दिया गया हो गलत तरीके से, या फिर आपको जो जमीन मिली है उसकी वो आपको अच्छी नहीं लग रही है कि ये मेरी जमीन ज्यादा उपजाऊ थी और मुझे बंजर जमीन मिल गई है, और आप नहीं लेना चाहते हैं, उस गांव का आदमी नहीं लेना चाहता है, तो वो अपील कर सकता है विद इन 21 डेज टू एसीओ। जो असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर होगा उसी को ही अपील कर सकता है। अगर फिर भी आपको जो उसने जजमेंट दिया है आपको पसंद नहीं है, तो आप नेक्स्ट अपीलेट ऑफिसर के पास जा सकते हैं, जो कि कंसोलिडेशन ऑफिसर होगा। उसके बाद पढ़ते हैं ग्राम सभा, गांव फंड, सेक्शन 32 ऑफ पंचायती राज एक्ट में मेंशन है। और ये दोनों चीजें हम यूपी पंचायती राज एक्ट 1947 जब डिस्कस करेंगे उसमें करेंगे।